नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपने-अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है? नहीं किया है, प्लीज़ इसी वक़्त सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा बिल्कुल नहीं लगता है इस चीज़ का। बस एक बात क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ले रहे हैं, अपने रिस्क पर ले रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कनाडा का वर्क परमिट जो कि एलएमआईए सपोर्टेड है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने आईआरसीसी की ऑफिशियल साइट या कह लीजिए कनाडा गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे देखिए वर्क परमिट के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी के लिए भी लिंक है, वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा आपके लिए है, आपको बेस्ट डिस्क्राइब करो। तो मान लो आप अप्लाई कर रहे हो तो आप मेन एप्लीकेंट हो, ठीक है, प्रिंसिपल एप्लीकेंट कह लीजिए। नेक्स्ट जाते हैं। पूछा जा रहा है कि आप यूक्रेनियन नेशनल हो। तो मैं हमारे सैम्पल केस में समझ लीजिए कि एप्लीकेंट इंडिया से है, तो ये नो हो गया। पूछा जा रहा है कि अपना बताइए, तो इसमें से मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं, कोई भी चीज़ हमें एप्लीकेबल नहीं है, तो अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। आपको अपने हिसाब से हमेशा आंसर करना है, ये तो जस्ट मैं आपको सैम्पल दिखा रहा हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है ये क्या फॉलोइंग हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट, रिसेंट ग्रेजुएट, यूथ, ट्रैवल एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो वो पहला वर्किंग हॉलीडे, वो वाला मैं नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि आप क्या करोगे इसमें। तो मैं इसमें ये देखिए, इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन अपना सैम्पल के लिए मैं जाकर वो स्किल्ड वर्कर वाला है, वो एक है, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह का हो। तो उसमें जो आपके हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। तो मैं अदर स्किल्ड एप्लीकेंट सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें पता चल गया कि वर्क परमिट चाहिए इस विज़ार्ड के थ्रू। अब हम इसी पेज पर आगे जाने से हमें ये पता चल जाएगा कि इसको कैसे हमें अप्लाई करना है। तो उसमें देखिए क्राइटेरिया भी लिखा गया है कि आपको क्या क्या चाहिए। और क्यूबेक के लिए तो हम अपने केस में अज्यूम करते नहीं भाई क्यूबेक में नहीं करना है। तो अब देखिए कैसे अप्लाई करना है, उसमें जाते हैं। अब पूछा जा रहा है कहाँ से अप्लाई करें। तो मान लीजिए कि आप इंडिया से अप्लाई करें, आप इंडियन सिटीजन हो, आपको एक LMIA सपोर्टेड जॉब ऑफर मिली है। तो हम नीचे वाले पे लिंक पे क्लिक करते हैं बटन पर। अब देखिए आ गया, एप्लीकेशन है वहाँ पे काम करने का। अब पूछा कैसे अप्लाई कर रहे हो, तो हम ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिए। पेपर बेस्ड सब जगह सब हट गया, बट हाँ कुछ रेयर कंडीशंस में अभी भी अलाउड है। आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, मैंने इंडिया कर दिया। आपका जो देश होगा आप उस हिसाब से इसको करोगे। तो देखिए वीज़ा ऑफिस रिक्वायरमेंट्स की भी एक डॉक्यूमेंट है, मैंने कंट्री स्पेसिफिक भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं। तो आप इंस्ट्रक्शन गाइड बिल्कुल पढ़ लीजिए, फॉर्म्स कैसे फिलअप करना है, वीज़ा ऑफिस के रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि आपका वीज़ा ऑफिस के मतलब जैसे इंडिया में अप्लाई करो। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें दिया गया चेक लिस्ट और क्या क्या, जैसे आप देखोगे इनकम टैक्स रिटर्न, ये सब मांगा गया है। तो ये सब इंडिया से मतलब इंडिया से जो अप्लाई करता है उसको पूछा जाता है, ठीक है वो। और इसको पढ़ लेना है आपको। एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मांगे गए हैं, जिसमें आपको अपने केस के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड आपको करने हैं। तो इसके थ्रू जाकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रूफ ऑफ फंड्स ये सब कुछ भी है, बट अगर जॉब ऑफ़र रहती है तो उसमें जनरली नहीं मांगे जाते। प्रूफ ऑफ फंड क्यों मांगेंगे, लेकिन हाँ उसमें मैंने इनकम ये सब वगैरह मैंने इंडिया के बैंक स्टेटमेंट ये सब दिए जाते हैं, मैंने भी दिया है वो सब।
अगर आप एज अ कपल अप्लाई कर रहे हो तो मैरिज सर्टिफिकेट ये सभी पूछे जाते हैं, और बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी। तो ये आप गो थ्रू कर लीजिए अपने हिसाब से, और आपको उसमें फाइंड आउट कर लेना है क्या क्या आपको इसमें चाहिए। इसके बाद हम वापस अब IRCTC के साइट पे जाते हैं, और उस साइट में जाकर हम लिंक पे क्लिक करते हैं। देखिए क्रिएट एन अकाउंट वहाँ पर है, और लिंक उस पर हम आगे जाते हैं क्लिक करके। अच्छा, मैं शायद वापस चला गया, कोई बात नहीं, ये दोबारा कर लेता हूँ। इंस्ट्रक्शन गाइड भी खोल लिया, इसको भी आप समझ लीजिए, बढ़िया से पढ़ के समझ लीजिए, मैंने जस्ट आपको दिखा दिया ये कैसे एप्लीकेशन फ़िलअप करना है, कैसे क्या करना है, इसमें बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। तो ये आप समझ लीजिए। अब हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं, तो इसके जस्ट बाद हम वापस जाएंगे। ठीक है, चेकलिस्ट भी है, आप इसको भी देख सकते हो। आई एम सॉरी। फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, स्टैचुटरी डिक्लेरेशन इफ एप्लीकेबल, रिप्रेजेंटेटिव इफ एप्लीकेबल, अथॉरिटी टू रिलीज इंफॉर्मेशन इफ एप्लीकेबल, डॉक्यूमेंट लिस्ट, फ़ी पेमेंट, आपकी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोग्राफ्स, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप ऐसी जॉब करें जिसमें रिक्वायरमेंट्स है तो वो सब आपको करना है। LMIA का कॉपी देना होगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का भी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपने एप्लीकेशन साथ लगाने होंगे आगे बढ़ने के लिए। तो इसको भी आप गो थ्रू कर लीजिए, और अपने केस से आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। तो उसमें वो सब चेक करके आपको चेक कर लेना उसके अगेंस्ट में जो है, और फिर फाइनली हम लोग जब ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म्स की भी लिस्ट दी गई है। इसको पढ़ने से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, आप ये खुद से ही कर सकते हो। इसमें ये भी दिया गया कि कौन सा चीज़ आपको फिलअप करना है, कौन सा नहीं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अब ऑनलाइन चल के फाइनली करते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, GCK से भी कर सकते हो, और कैनेडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी होता है। अगर आप आउटसाइड कनाडा करो तो मोस्टली लोग GCK से ही करते हैं। मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, मिलते हैं। तो स्टार्ट एन एप्लीकेशन, अप्लाई टू कम टू कनाडा किया मैंने। हमारे पास अभी तो पर्सनल रेफरेंस कोड नहीं है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजिटर वीज़ा, स्टडी एंड, और वो जो वर्क परमिट है नीचे आप ऑप्शन देख रहे हो, वो लिंक पे क्लिक करके हम वहाँ से आगे बढ़ के क्वेश्चन में जाएंगे, जहाँ पर हमको अपने सिचुएशन के हिसाब से डिटेल में आंसर करने हैं क्वेश्चंस के, ताकि सिस्टम हमको अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट ये सब पे ले जाए। सबसे पूछा जा रहा है कि आप कनाडा में क्या करोगे। वर्क कर दिया भाई,
कितने दिन के लिए रहोगे? एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर मोर देन 6 मंथ, मान लीजिए आप 2 साल रहोगे। आपका पासपोर्ट, आप किस कंट्री में रहते हो, क्या आपका कोई फैमिली मेम्बर कनाडा का सिटीजन है, परमानेंट रेसिडेंट है और 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र है, मैंने नो कर दिया। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये सारे सैम्पल डिटेल्स हैं दोस्तों, ये रियल डिटेल्स नहीं है, मैं ऐसे सैम्पल डाल दे रहा हूँ। आप जब यही काम करोगे तो आपको अपने हिसाब से ही करना है। नेक्स्ट पे आप गए, आप पूछा जा रहा है कि आप यूएस के ग्रीन कार्ड होल्डर हो, मैंने कर दिया नो, लेकिन अगर आप हो तो ज़रूर करना। कि आपके पास जॉब ऑफ़र है और एलएमआई नंबर है, इसको यस कर दिया हमने क्योंकि हम एलएमआई वाला वीडियो बना रहे हैं। आपका जॉब ऑफ़र का स्टेटस क्या है? एटलीस्ट 1 साल का है, तो मैंने वो कर दिया। पूछा जा रहा है कि आप इन ऑक्यूपेशंस में काम करोगे, तो आप इसको यहाँ पे चेक कर लो। आपको तो पता ही है ना भाई कि आप क्या काम करने वाले हो, वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो। आप कोई स्पेशल पॉलिसी या एक्टिव पब्लिक पॉलिसी के थ्रू आओगे, मैंने नहीं कर दिया। क्या आप स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर या डिपेंडेंट चाइल्ड हो, ऐसे व्यक्ति के हो जो कि और जिसके पास परमिट ऑलरेडी है या अप्लाई किया है, मैंने नो कर दिया। पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से रिसेंटली ग्रेजुएट किए हो, मैंने नो कर दिया। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर हो ऐसे व्यक्ति के जिसके पास स्टडी परमिट है, मैंने नो कर दिया। ये लिंक मैंने ओपन की क्योंकि बट वन भी उसको कभी किसी और दिन दिखाऊंगा उसको। आगे बढ़ते हैं। आपकी मैटर स्टेटस, तो मैं अज्यूम करता हूँ एप्लीकेंट सिंगल है। आप कौन से प्रोविंस या टेरिटरी में रहोगे, मैंने एग्जांपल के लिए ओंटारियो उठा लिया। आपको अपने हिसाब से डिटेल देनी। ये देखिए फॉरेन वर्कर की आपको ऑप्शन दिखाया, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे चेकलिस्ट क्रिएट करनी है, कंटिन्यू किया। आपके पास वैलिड वर्क परमिट या स्टडी परमिट है और कनाडा वापस वीज़ा आने के लिए चाहिए, मैंने नो किया। आपके वर्क परमिट आप अप्लाई किस तरह का अप्लाई कर रहे हो, मैंने LMIA डाला। आपको लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट LMIA हुआ है अंडर GTS, मैंने किया नहीं। आपको अपने हिसाब से देना है, मैंने ये नो कर दिया। आपको अपने हिसाब से आंसर करना है। क्या आप किसी फैमिली मेम्बर को अकम्पनी करोगे जिसका कनाडा में स्टेटस है या जिसको रिसेंटली कनाडा आने के लिए अप्रूव किया गया, मैंने नो किया। अब यहाँ क्रिमिनलिटी को लेकर क्वेश्चन है, तो मैंने इसको नो किया, बट आप अपने हिसाब से केयरफुली आंसर कीजिएगा इसको। पूछा जा रहा है पिछले 12 महीनों में आपका किसी भी IRCC ऑथोराइज पैनल फिजिशियन के द्वारा मेडिकल टेस्ट किया गया है, मैं नो कर रहा हूँ, बट अगर आपके केस में यस है तो ज़रूर करें। आप किसी डेजिग्नेटेड कंट्रीज़ को 6 मंथ्स किए हो लास्ट ईयर में, मैंने उसको यस किया, यस कर रहा हूँ मैं। मैंने माफ़ कीजिएगा, मैं इधर उधर का लिंक्स ज़्यादा ही क्लिक कर दिया। मैं भी अजीब काम करता हूँ कभी कभी, कोई बात नहीं दोस्तों, वापस ले चलता हूँ। मैं यस कर देता हूँ इसको। यार मैं क्या क्या कर रहा हूँ फिर भी। अच्छा, अब इसको पता चलता है कि आपको मेडिकल एग्ज़ाम भी करवाना हो, ठीक है, करवा लेंगे। आप पूछा जा रहा है कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का एप्लीकेशन साथ में सबमिट करना चाहते हो। नो, जनरली जो मैरिड होते हैं वो लोग करते हैं अपने सर्कमस्टांसेस पे। अब पूछा जा रहा है कि आपको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रहे हो, मैं नहीं भाई। तो किसी को एक्सेस दे रहे अपने एप्लीकेशन, नो। पूछा जा रहा है पिछले 10 साल में आपने बायोमेट्रिक की है कनाडा आने के लिए, मैंने किया नो, तो भाई बायोमेट्रिक के पैसे भी ले लेंगे।
पूछा जा रहा है कि आप इस एप्लीकेशन की जो फ़ी आप पे करोगे, हाँ भाई क्यों नहीं पे करेंगे, एग्जाम्प्ट क्यों रहेंगे। पूछा जा रहा है कि आप डिजिटल कॉपी डॉक्यूमेंट स्कैनर कर सकते हो, मतलब हाँ करेंगे ना। अब बोला जा रहा है आप अपने आंसर्स रिव्यू कर लो, आपको कुछ भी चेंज करना है तो वहाँ पे एडिट का बटन दिया हुआ है, उस पर जाकर आप चेंज कर लेंगे। और सिर्फ एक बार नहीं, मैं कहूँगा आप 2 बार रिव्यू करो हर एक चीज़। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ आप करो, 2 बार रिव्यू करो आगे बढ़ने से पहले। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करो, आपकी चेकलिस्ट पॉपुलेट हो गई है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, कुछ ऑप्शनल है। और तो मैं बोलूँगा भाई अगर ऑप्शनल भी है और आप दे सकते हो ज़रूर दो, क्यों छिपाना। यहाँ पे देखिए 1295 है। और बट एक चीज़ आपको याद होगा, मैंने जब आपको सुबह वो चेकलिस्ट दिखाई थी थोड़ा पहले, उसमें 5707 था फैमिली, यहाँ 5645 किया है और चेकलिस्ट भी नहीं है यहाँ पर। तो चेकलिस्ट आप ज़रूर डाल दीजिएगा साथ में, वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में जाकर आप चेकलिस्ट ज़रूर डाल दीजिएगा। शेड्यूल ए भी है, वो भी आप ज़रूर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे चेकलिस्ट और उसमें मिसमैच है 5645 और 5707। तो अगर मैं आपकी जगह होता मैं दोनों डाल देता, 5645 में वो डाल देता और 5707 को मैं जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन लेटर है उसका एज पार्ट ऑफ दैट मैंने कंबाइन करके वो भी मैं दे देता। जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से मैं कर देता। देखिए और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने साथ में पूछा गया है। तो और किसी में भी आपको डाउट है तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके आप उसमें मतलब उसको वो क्या है और क्या अपलोड आप कर सकते हो उसकी जानकारी दी गई है, तो इसको पढ़कर भी आप दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले 1295 हम लोग देख लेते हैं, जो वर्क परमिट का अप्लाई करने का मेन एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं और हम लोग फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ कोई बात नहीं, एडोब में खोल देता हूँ, ये बहुत कॉमन एरर हो गया आजकल ब्राउज़र में। इसको सेव करके एडोब में ओपन कर दिया। हाँ, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यूसीआई नहीं है आपके पास, यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर। बट अगर आपने पास में कभी भी आईआरसीसी में अप्लाई किया गया है किसी भी तरह के एप्लीकेशन के लिए तो आपके पास यूसीआई है, क्योंकि आपको हर कम्युनिकेशन में वो मिलेगा। तो वो आप डाल दीजिए, आप नहीं भी डालोगे तो वो लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर आपकी यूसीआई नहीं है तो वो लोग क्रिएट कर देंगे। आप अपने हिसाब से डिटेल डाल दो, मैं सैम्पल डिटेल डाल रहा हूँ। जैसे जॉन स्मिथ के नाम से मैं डाल रहा हूँ। ये सपोज़ कीजिए इंडियन सिटीजन है जिसको कि जॉब ऑफ़र मिली है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपने कोई पहले कोई और नाम यूज़ किया है, मैंने नो कर दिया। अब बहुत बेसिक क्वेश्चंस, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ आपकी जन्म हुई है, वो सब पूछे जा रहे हैं जिनको कि आप आसानी से आंसर कर सकते हो, तो आप ज़रूर कर दें। कंट्री, टेरिटरी, ये सब पूछे जा रहे हैं, आप ज़रूर इनको अच्छे से आंसर कर दें। करंट कंट्री, टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस और वहाँ पे स्टेटस वो भी देना है, तो वो भी दे दिए हैं दोनों हम लोग। और जैसा कि आप देख रहे हो अब हम लोग आगे जा रहे हैं। ये कैस्केडिंग फॉर्म है, प्रीवियस कंट्री और रेसिडेंस की पिछले 5 साल में आप अभी करेंटली जिस कंट्री में या जिस कंट्री के आप सिटीजन हो उसको छोड़ किसी और कंट्री में रहे हो मोर देन 6 मंथ्स, मैंने नो किया। कंट्री जहाँ पर आप अप्लाई करो क्या वो सेम है जहाँ पर आप रहते हो, मैंने यस कर दिया। अब पर्सनल डिटेल देने हैं। अब शादी या कॉमन लॉ रिलेशन मैंने नो कर दिया। आपकी मदर टंग पूछी जा रही है तो एप्लीकेंट को अज्यूम करते हैं इंडिया से है तो हिंदी को मैं डाल देता हूँ। पूछा जा रहा है इंग्लिश या फ्रेंच में कम्युनिकेट कर सकते हो, मैंने इंग्लिश कर लिया। पूछा जा रहा है एग्ज़ाम आपने दिया है उसका,
मैंने लैंग्वेज स्किल्स का मैंने नो कर दिया। अब आपकी पासपोर्ट डिटेल्स पूछी जा रही है, पासपोर्ट की डिटेल दीजिए। तो पासपोर्ट नंबर हमने यहाँ पे दे दिया। ये सब डिटेल्स दोस्तों बहुत वेरीफाई करना है, एक नहीं 2 बार वेरीफाई करना है मिनिमम। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो मैंने जब पहली बार ये एप्लीकेशन फ़ाइल किया था मैंने वहाँ पे यस करके पैन कार्ड की डिटेल्स दे दी थी, बट आपके ऊपर है। और ये आपकी लोकेलिटी पर, नेशनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। इंडिया में तो भाई आधार कार्ड बहुत कुछ है, और मैंने इस बात को बहुत अच्छे से अपने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर दिया था। एकदम स्मूथली मेरा एप्लीकेशन गया था, कोई समस्या नहीं हुई थी। पूछा जा रहा है यूएस का ग्रीन कार्ड है आपके पास, मैंने नो कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो मैंने सैंपल डाल दे रहा हूँ, या मतलब ऐसे जैसे कुछ भी फिल कर दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। पूछा जा रहा है कि क्या आपका घर का पता और आपको पोस्टल एड्रेस सेम है। माफ़ कीजिएगा, मैंने यस किया, नहीं तो आपको वो एड्रेस दोबारा जहाँ जो सही रेसिडेंट एड्रेस है वो देना जाता है। फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, तो वो इंडिया से अदर कर दिया मैंने। अब इंडिया का कंट्री कोड 91 होता है। अब मैं सैंपल नंबर डाल दे रहा हूँ। ईमेल एड्रेस पूछेगी, आप अपना प्रॉपर ईमेल अच्छे से डालिए। डिटेल्स ऑफ इंटरनेट वर्क, आप किस में कर रहे हो? आप LMIS स्ट्रीम में कर रहे हो, ठीक है। अब LMIS तो भाई एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होता है, तो ऑब्वियसली आपके पास एम्प्लॉयर की डिटेल तो है ही। मैं कुछ कुछ उसको लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंडेटरी फील्ड है, बट आप एकदम प्रॉपर तरीके से ही इन प्रश्नों के उत्तर दें। और जैसा मैंने कहा, एक बार नहीं 2 बार वेरीफाई करके आप आगे बढ़ें, ताकि गलतियों की चांसेस कम से कम हो जाए उसमें। आपकी जॉब टाइटल ये सब कुछ दी गई है। अब उसके ये कंप्लीट करने के लिए ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक, ये सब भी पूछी गई है। आप अपने हिसाब से जो भी आपका केस में एप्लीकेबल है, ऑफ कोर्स आपको जब जॉब ऑफ़र मिल रही है वो भी LMIA सपोर्टेड, तो ये सब के तो हिसाब से ही ना मिलेगी, तो इस हिसाब से आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल दें। एक बार ये सेक्शन होगा, उसके बाद हमको ये एजुकेशन की डिटेल्स देनी है। एजुकेशन की डिटेल है पूछा कि आपने पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अप्रेंटिसशिप ये सब की है, तो मैंने यस कर दिया। तो जैसे कि ये बंदा जैसे मान लीजिए ग्रेजुएट हुआ है इंडिया में, तो मैं सैम्पल ईयर, मंथ और फील्ड ऑफ स्टडी जो जो पूछा गया ऐसे सैम्पल इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ।
आपको इन प्रश्नों में कोई भी ऐसे डाउट आ रहा है तो आप, जैसे शुरू में मैंने आपको गाइड बुक दिखाई थी, आप उसको डेफिनेटली पढ़ लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। और बहुत सारे डाउट्स जो आपके मन में आ रहे होंगे, कहाँ पे क्या देना है क्या नहीं, वो आप उससे क्लियरफाई कर लोगे। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट में भी देना है पिछले 10 साल की इन्फॉर्मेशन, तो वो भी हम दे देंगे। मैं जस्ट अब एजुकेशन है कुछ सैम्पल पूरा कर लेता हूँ। और दोस्तों ये फॉर्म को मैंने आप वैलिडेट करके सेव करके फिर अपलोड कीजिएगा। वैलिडेट ज़रूर करें आप, बिना वैलिडेशन के सिस्टम एक्सेप्ट भी नहीं करेगा फॉर्म को। एम्प्लॉयमेंट में देखिए 10 साल की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उस हिसाब से आप इसको ज़रूर करें। ये सेक्शन पूरा करने के बाद आपको नीचे जाने पर आपको इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, मैं सैंपल आपको देना है, मैं फॉर्म पूरा रिव्यू कर दूँ। वो 10 साल का सैंपल आपको नहीं, मैंने आपको अपना एक्चुअल देना है, मैं सैंपल दे रहा हूँ। 10 साल के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पर। उसके बाद आपको इसमें देखिए क्रिमिनलिटी से पूछी जाती है, पास, वीज़ा रिफ्यूज़ल, इंटर रिफ्यूज़ल, ये सब के बारे में पूछे जाते हैं। तो आप उनको समझ के, प्रश्न को समझ के आप उत्तर दें। सिग्नेचर वगैरह करना है, वैलिडेट करके ही दो, मैंने इसको आप वैलिडेट करके ही अपलोड कीजिएगा। साइन डेट तो आप पिकअप कर ही सकते हो। साइन में मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने यहाँ पर नाम लिख दिया और एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहा, बट हाँ वैलिडेट जरूर कीजिएगा, नहीं तो सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और डेट भी जरूर दीजिएगा, ऊपर वैलिडेट का बटन था, वो बार कोड भी आपका जनरेट कर देगा, वो जरूर कीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जरूर दीजिएगा। अब हम वापस आ गए अपने एप्लीकेशन पे। फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, तो ये हो गया 5645। इसमें देखिए 5707 मांगा गया है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं क्या करूँगा, मैं दोनों डाल दूँगा ताकि, और दोनों में देखिए फॉर्मेट में डेटा तो लगभग सेम ही मांगा है, लेकिन फॉर्मेट में, फॉर्म के फॉर्मेट में डिफरेंस है। और इसको आपको अपने नेटिव लैंग्वेज में भी डालना है अलॉन्ग विथ इंग्लिश, सिर्फ नेम्स। तो जिसके लिए कि आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, गूगल में आप ट्रांसलेट कर लो और वो आप डाल दो वहाँ पे। देखिए नेम इन नेटिव लैंग्वेज इफ़ एप्लीकेबल करके वहाँ पर आ रही है फील्ड, तो ये आप कर सकते हो इसमें। जैसे कि ठीक है, मैं जब आगे दिखाता हूँ वो चलते हैं उस पर।
अच्छा, अब ये शेड्यूल ही मैंने खोल दिया, ये फिलअप करने के लिए ये भी मैंने इसमें खोली है आपकी। मैंने वो प्रीवियस आपको फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप करनी है, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ खास उसमें नहीं करना है मैंने। और ये शेड्यूल वन है, भले ही ऑप्शनल हो बट ज़रूर फिलअप करें। नेम देनी है, डेट ऑफ बर्थ, इसमें बेसिकली आपने किस तरह के काम किए, जैसे मिलिट्री सर्विस आपने की है वो पूछे जा रहे हैं। कुछ और भी टफ़ क्वेश्चन है, वो टफ़ मतलब थोड़ा आप छोड़ो किस टाइप के क्वेश्चन हैं, वो आपने किए हैं कि नहीं, गवर्नमेंट पोजीशन आपने हेल्ड की है कि नहीं, वो सब पूछे जा रहे हैं। पहले आपने ट्रैवल की है वो पूछे जा रहे हैं। इसको भी आप वैलिडेट कर लो। तो ये भी आप हो गया। और हाँ, एक बार नहीं 2 बार आप करो, तो इस तरह करके आप ये सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने जो मैंडेटरी उसको अपलोड कर सकते हो। और जब आपके सारे मैंडेटरी, मैं तो बोलूँगा ऑप्शनल में भी जो है वो भी करो, क्यों हाइड करना कुछ भी। वो करने के बाद आपका लास्ट में जो वहाँ नीचे में नेक्स्ट पे जाने का लिंक इनेबल हो जाए, जहाँ पर आप इसको डिजिटली साइन करने के बाद आप पे कर सकते हो। तो इस तरह से होता है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी।